स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई ई गुरु पर और मैं आपका इंग्लिश गुरु आदित्य धनराज। आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए और हम लोग इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को कभी भी हमें रटने की कोशिश नहीं करनी है या हमें कोई भी इस तरह का पॉइंट नहीं यूज़ करना है जो हमें आज आता है कल भूल जाते हैं। तो हम लोग इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों जो भी ये लाइव आ रहे हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए इस चीज़ को और कमेंट्स भी करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी बहुत करना ज़रूरी है। तो हम लोग दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में एक बेहतरीन चैप्टर। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इंग्लिश जो है उसमें कोई भी चैप्टर उठाने से ऐसा नहीं कि ये चैप्टर पढ़ा स्टार्ट कर दिया और इंग्लिश आनी शुरू हो गई। हम एक स्पेशल चैप्टर लेंगे, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी होंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं हम लोग कि देखिए इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भी चीज़ को, जैसे मान लो कोई सेंटेंस है आपको बोलना है, हमें बोलचाल की भाषा में सबसे ज़्यादा सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब जब तक हम किसी भी से कन्वर्सेशन करेंगे तो सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेंटेंस का फॉर्मेट इतना ज़रूरी है। तो हम लोग चलो देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए आपका किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, उसके बाद में दूसरा आपका वर्ब और उसके बाद में तीसरा आपका ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और उसके बाद में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और एक आपका वर्ब, मतलब वर्ब का मतलब एक्शन बहुत ज़रूरी है डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि बिना एक्शन के हमको ये नहीं पता चलता कि सामने वाला कर क्या रहा है और किसके लिए कर रहा है और किस पर काम कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये बहुत जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों इंग्लिश में एक सेंटेंस कन्वर्सेशन की बात करते हैं। अब अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका सब्जेक्ट जो है आपका कर्ता किस चीज़ से बनता है। जैसे हम लोग जनरली पढ़ते हैं नाउन जैसे है, एक प्रोनाउन हो गया, एक आपका जिरंड हो गया, ये ज़रूरी है, हो सकता है। ऑब्जेक्ट हम जिस पे काम करते हैं या जिसके लिए करते हैं वो भी नाउन या जिरंड या आपके प्रोनाउन से बनता है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन डिस्क्राइब करना है तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या, आपका जो दिया गया है वर्ब। तो ये दोस्तों है। अब वर्ब जब तक नहीं आएगी, आप सोचिए इस चीज़ को कि आप टाइम एंड टेंस अगर पढ़ना चाहते हैं तो वर्ब ज़रूरत है। अगर हम टाइम एंड टेंस के बाद वॉइस पढ़ना चाहते हैं तो हमें आपको वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। आप नरेशन पढ़ना चाहते हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच बनाना चाहते हैं तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, वर्ब, जो कि हमारे इंग्लिश को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले देखते हैं। अब दूसरा जो है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है सब्जेक्ट का और उसके बाद में क्या हो सकता है, वर्ब का। ऐसा यहाँ तक भी चलता है, मतलब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ना भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। उसके बाद में मतलब खाली छोड़ देंगे। फिर किसी भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ क्या दिया गया है, आपका वर्ब दिया गया है, और मान लीजिए ऑब्जेक्ट भी ना दिया जाए तो भी आपका एक सेंटेंस पॉसिबल है। तो अब इसी वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इस वाले सेंटेंस को बोला जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए तो इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है और अगर ऑब्जेक्ट है तो सही है और नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने जाना कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी इंग्लिश के लिए क्या है, वर्ब, और वर्ब से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हमने दे दिया क्या, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वर्ब। देखिए वर्ब क्या है, किसी भी कर्ता का, किसी भी सब्जेक्ट का एक्शन डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है, एक्शन। और सुना होगा कि वर्ब है, मेन वर्ब होता है और आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। दो ही वर्ब, अगर जैसे देखा जाए कि दो वर्ब है, एक मेन वर्ब उसके बाद में आपका एक हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग इसका थ्योरी आज पढ़ रहे हैं, इसके क्वेश्चन भी करे जाएंगे आगे। तो थ्योरी में समझना पड़ेगा
कि किस तरीके से हमें इसको लेके चलना है, तब हम जाके इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो कैटेगराइज करते हैं। जो हमारा वर्ब होता है पहला आपका, वो होगा आपका फाइनाइट वर्ब। क्या होगा आपका? फाइनाइट वर्ब। पहला वर्ब क्या है? फाइनाइट। और उसके बाद में दूसरा जो वर्ब है वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर मुख्य रूप से ये देखा जाए कि जो हमारी वर्ब है वो दो तरीके की है कैटेगरी वाइज, एक आपका फाइनाइट और एक आपका नॉन फाइनाइट। ये है जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। अब हम इस चीज़ में से सबसे पहले क्या लेंगे? आपका फाइनाइट, और फिर लेंगे आपका नॉन फाइनाइट। इसको भी देखना है। चलिए देखिए, जो आपका फाइनाइट वर्ब है उसमें 4 तरीके की वर्ब होती हैं। एक आपका ट्रांजिटिव, और दूसरा क्या है? इंट्रांजिटिव, और तीसरा क्या है आपका? लिंकिंग, और उसके बाद में चौथा क्या है आपका? ऑक्सिलरी। तो फाइनाइट वर्ब जो होती है उसमें 4 कैटेगरी होती हैं। आपके सामने है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, और उसके बाद में ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ये हमने कैटेगराइज क्या किया? फाइनाइट वर्ब को। अब दोस्तों ये देखिए, आपका दिया गया है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसमें कितनी वर्ब होती हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें 3 वर्ब कैटेगरी होती, जैसे कि पहला आपका इन्फिनिटिव। क्या है आपका? इन्फिनिटिव। दूसरा आपका क्या है? जिरंड। और उसके बाद में तीसरा क्या है आपका? पार्टिसिपल। तो ये जो 3 आपकी वर्ब के फॉर्म्स होते हैं या कैटेगरी होती है, ये नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों देखा आपने, फाइनाइट वर्ब में 4 वर्ब हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, और उसके बाद में क्या? ऑक्सिलरी या मतलब हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में दूसरा जो है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसमें क्या आ रहा है? इन्फिनिटिव्स, जिरंड, और उसके बाद में क्या? पार्टिसिपल। तो इनमें से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। तो फाइनाइट वर्ब में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और आपका लिंकिंग और ऑक्सिलरी, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब को। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखेंगे इसमें क्या? फाइनाइट वर्ब में देखेंगे। चलिए फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट में हमने बताया आपको, पहला ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव, और तीसरा लिंकिंग, और चौथा आपका ऑक्सिलरी। तो ये आपकी 4 वर्ब जो है, 4 कैटेगरी। अब इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते। देखिए, क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है कि हम लोग आज सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिससे हमें अब आगे जब हम लोग कल करेंगे हम लोग जब क्वेश्चन, तो उसमें हमारी मदद बहुत होगी। और ऐसा जरूरी नहीं कि जल्दबाजी में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों होता है, हम पढ़ाई में जब करते हैं तो पैसेंस होना चाहिए। पैसेंस क्या है कि अगर हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो उसमें हमें पहले क्या करना है कि उसका एक प्रोसेस है, एक उसका बेसिस बनाया जाता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो हम उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके लिए आपको पढ़ाया जाता है। अभी हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था। अब ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वर्ब, स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, एक आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने वर्ब लिखा था, और उसके बाद में क्या था? ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ब है, मतलब वर्ब का मतलब मेन वर्ब, यहाँ पर हुआ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के बाद
अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो वो वर्ब उस सेंटेंस में क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, मतलब कर्म के साथ, मतलब उसमें कर्म है, ऑब्जेक्ट है। और अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया है और उसके बाद में क्या दिया गया है, वर्ब दिया गया है, और आपका ऑब्जेक्ट मान लो नहीं दिया गया, तो इस वाले सेंटेंस में ये जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब हो गई, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ये कहने का मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये सेंटेंस दिया गया है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, तो देखिए इस वाले सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपसे कोई पूछता है कि ये वर्ब कौन सी है, तो ये जो वर्ब है आपकी, ये है आपकी ट्रांजिटिव। अब हम इस वाले फॉर्मेट पे जैसे लिख देते हैं ही, और क्या लिखा जाए, मान लो प्लेज, बस इतना ही लिखा गया है। तो इसमें जो वर्ब है ये है आपकी क्या, इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मेन वर्ब के बाद कुछ नहीं दिया गया है तो ये आपका इंट्रांजिटिव, या दिया गया है तो ट्रांजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसा लिखा हो, सी स्पीक्स, और हमने क्या लिख दिया, स्लोली। अब इस वाले सेंटेंस में देखिए ये एक आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यहाँ पर ये जो स्लोली है ये क्या है, आपका एडवर्ब है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पर स्पीक्स जैसे है वो कौन सी वर्ब है, तो दोस्तों ये जो वर्ब है स्पीक्स, इसके बाद में जो दिया गया है क्या, स्लोली, तो स्लोली जो है आपका क्या है, एडवर्ब, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस पे ये कोई, अच्छा ऐसा लिखा हो, जैसे मान लो सी स्पीक्स और फ्रेंच, इस तरह का सेंटेंस मान लो दिया गया है। तो अब इसमें जो स्पीक्स के बाद में जो वर्ड दिया गया फ्रेंच, फ्रेंच का मतलब एक फ्रांसीसी भाषा, ये इस पे ये काम करती है या कर रही है, तब ये आपका क्या होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और यहाँ पर ये क्या है, इंट्रांजिटिव है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये मैनर बता रही है कि वो कैसे बोलती है, स्लोली, और यहाँ पर ये क्या बता रहा है, वो क्या बोलती है, फ्रेंच बोलती है। तो ये फ्रेंच आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या हुआ आपका इंट्रांजिटिव। तो ये तो हो गई आपकी एक बेसिक चीज जो जानना बहुत जरूरी था, देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग इस वाली वर्ब को, क्या दिया गया है, लिंकिंग वर्ब, क्या दिया है, लिंकिंग वर्ब है। तो अब लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जब कोई सब्जेक्ट अपने कॉम्प्लीमेंट को जोड़ता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अभी आपको बताया जाएगा। लिंकिंग वर्ब क्या होगा आपका, बी वर्ब, बी वर्ब में क्या होगा, जैसे कि इज, दूसरा एम, तीसरा आर, चौथा वाज, और आपका वर्ब, ये आपकी बी वर्ब के अंतर्गत आती हैं, इज, एम, आर, वाज, और आपका वर्ब, ये है आपका लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब किस तरीके से यूज करें, और उसके बाद में जो ऑक्सिलरी वर्ब है आपका इसको हम बोलते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब अलग बात होगी। लिंकिंग वर्ब में क्या, जैसे देखिए सी इज अ डांसर। अब इस वाले सेंटेंस में आपसे कोई पूछता है, जैसे कि ये आपका इज दिया गया है, तो कई बार जब लोगों से पूछो कि ये क्या है इज, तो लोग सभी बताते हैं कि ये भाई ये हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। देखिए अगर इस चीज़ को कैटेगराइज किया जाए तो सही मायने में ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और ये है क्या, आपका कॉम्प्लीमेंट है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे हम वर्क करते हैं, क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ये चीज़। यहाँ पर इस पे वर्क करने वाली कोई बात नहीं है, ये इसका क्या है, रोल है एक तरीके का, मान लो वो डांस है।
देखिए लाइफ में कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई डांसर है, कोई सिंगर है, कोई टीचर है, कोई एजुकेटर है, कोई पायलट है, ये उनके क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे वो चीज़ वर्क करते हैं। जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंग्लिश पे वर्क कर रहा हूँ, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और मैं एक टीचर हूँ, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि बी वर्ब लिंकिंग वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है, इसलिए हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब कोई सब्जेक्ट अपने कॉम्प्लीमेंट को जोड़ता है तो किस वर्ब से जोड़ेगा, आपका लिंकिंग वर्ब से। तो इतना ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। और यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलनी शुरू होगी, जो कि हमारे जो एक्सरसाइज होगी, जो हमारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, डिफेंस पढ़ते हो, या आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हो दोस्तों। तो अब देखते हैं हम लोग ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, इसको हम दो भागों में कैटेगराइज करेंगे। कितने भागों में, दो भागों में। पहला जो होगा आपका वो सेक्शन होगा प्राइमरी, और आपका दूसरा सेक्शन होगा वो होगा सेकेंडरी। और सेकेंडरी को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, मॉडल, मतलब जिसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है, उसी चीज़ को। सेकेंडरी वर्ब मतलब मॉडल, और प्राइमरी मतलब प्राथमिक। कितनी वर्ब किस में आती हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो दोस्तों प्राइमरी में कौन कौन सी वर्ब होती हैं देखते हैं। प्राइमरी में जो पहला सेक्शन है ए, इसमें बी वर्ब मिलेगी आपको। बी वर्ब का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज और वर, बी वर्ब। उसके बाद में दूसरा डू आपको मिलेगा, डू की हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि डू, डज और आपका डिड। उसके बाद में सी जो सेक्शन होगा, इसमें आपको वर्ब मिलेगी हैव का। तो हैव में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हैज़, हैव और आपका हैड। ये आपकी, देखिए आप प्राइमरी में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बी वर्ब में इज, एम, आर, वाज वर्ब, और जो डू है वो डू, डज और आपका डिड, और जो हैव है आपका उसमें क्या होगा, हैज़, हैव और आपका हैड। ये है आपका प्राइमरी। अब देखिए इसमें 5 वर्ब बी वर्ब की है, डू की कितनी है, 3 है, और हैव की कितनी है, 3 है। तो 3 और 3 6 और 5 आपकी कितनी हो गई, 11। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई कौन सी, प्राइमरी की। अब हम सेकेंडरी का भी लिख दे रहे हैं, हालांकि हम लोग अभी प्राइमरी ही पढ़ेंगे। सेकेंडरी में कौन कौन सी होती हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैन हो गया और कुड, जैसे मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। 2, 2 4, 2 6 और 2 8। उसके बाद में जैसे मस्ट हो गया, ought to, used to, need और आपका dare। तो दोस्तों देख लीजिए ध्यान से, आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है। सेकेंडरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आप इसको गिन लीजिए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और ये आपका 3, ये है 13 हेल्पिंग वर्ब, जो कि किसमें है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में सेकेंडरी या
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को डिस्कस करेंगे। तो आप इस चीज़ को नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों, ये आपका प्राइमरी हो गया और ये आपका हो गया सेकेंडरी। हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले किसकी, प्राइमरी की। तो दोस्तों प्राइमरी में सबसे पहला जो फीचर था वो क्या है, बी वर्ब का है, फिर उसके बाद में क्या है, डू वर्ब का है, उसके बाद में फिर क्या होगा, हैव का होगा। तो हम सबसे पहले लेंगे क्या, बी वर्ब। बी वर्ब में जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, ये है आपका। अब इसको हम कैटेगराइज भी करेंगे कैटेगराइज जैसे कि कोई भी मेन वर्ब जैसे होती है, उस मेन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आएंगे वाला फॉर्म, या जैसे यस और यस वाला फॉर्म हो सकता है। उसी तरीके से बी वर्ब को भी कैटेगराइज किया गया, जैसे कि प्रेजेंट मतलब फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे फर्स्ट फॉर्म में देखेंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या है, इज हो गया, एम हो गया और आर हो गया। सेकेंड फॉर्म मतलब क्या आपका, पास्ट। पास्ट का मतलब क्या हो गया, वाज और आपका वर। तीसरा फॉर्म मतलब क्या हो गया आपका, परफेक्ट। परफेक्ट जो होगा वो बी का होता है, बीन। और जो आपका चौथा, जैसे मान लीजिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला फॉर्म अगर इसका देखेंगे तो हम क्या लेंगे, बीइंग देखेंगे। क्या देखेंगे, बीइंग। तो देखिए जो बी वर्ब है, उस बी वर्ब में जितनी भी वर्ब होती है हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। कैसे कैटेगराइज किया, बी का प्रेजेंट क्या है, इज, एम, आर। बी का पास्ट क्या है, वाज, वर। उसके बाद में बी का परफेक्ट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। कई बार नहीं समझ पाते हैं कि क्या है, बी, बीन हो गया। और बी का प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होता है, आईएनजी वाला फॉर्म, बीइंग। तो अब इन सब चीज़ों को जानने की ज़रूरत थी, तभी उसके बाद समझ में आएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग ये सीखेंगे कि जो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं उसमें से ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कब लिंकिंग होगा और कब ये ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे लिखा गया है, सी इज अ सिंगर, ये जैसे दिया गया। और दूसरा एक सेंटेंस लिख देंगे, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं जो आपका इज दिया गया है, इसमें भी इज दिया गया है और आपका इसमें भी इज दिया गया है। ऊपर वाले जो सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, सिंगर, कि वो जो महिला है वो क्या है, सिंगर है। तो उसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिंकिंग वर्ब की जरूरत है। लिंकिंग मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। और उसके बाद में ये वाला जो सेंटेंस दिया गया है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इस वाले सेंटेंस में यहाँ पर देखेंगे सिंगिंग क्या है, आपका एक मेन वर्ब है। अब इस मेन वर्ब की ये प्रोग्रेसिव सेंटेंस है प्रेजेंट का, कंटिन्यूअस, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है, इज, एम, आर। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को लिंकिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब, या कहने का मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो ये है आपका डिफरेंस। और भी देख लीजिए, जैसे कि आई एम अ टीचर, ये जैसे दिया गया है। और इस चीज को देखें हम, और आई एम टीचिंग इंग्लिश, इस तरह का जैसे दिया। तो अब इस वाले इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि जैसे एम इसमें भी दिया गया है और एम आपका
इसमें भी दिया गया है। तो ये वाला जो है आपका ऊपर वाला एम, ये है आपका लिंकिंग, क्योंकि ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट से जोड़ है। और इसके बाद में यहाँ पर ये क्या है आपका मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब की जो हेल्प कर रही वो क्या हुई आपकी हेल्पिंग वर्ब, या कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। किसकी? प्राइमरी की। प्राइमरी में कौन सा वर्ब? बी वर्ब। ये है। तो दोस्तों इस चीज़ को जो हमने सीखा है उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं तो आपको बताया जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी इस तीनों चीज़ों को डिस्कस करना है, डू वाली वर्ब को, डू वाली वर्ब को भी पढ़ना है, इसका ध्यान रखेंगे। देखिए डू में हम लोग ने क्या लिखा था, डू हो गया, डज हो गया, और क्या हो गया, डिड हो गया। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए डू या आपका डज, हम जानते हैं ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि किस सेंटेंस में यूज की जाती हैं? प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और डिड का हम यूज करते हैं किसमें? पास्ट के इंडेफिनिट में ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की जाती हैं। दोस्तों एक प्रॉब्लम है, डू अगर देखा जाए, डू का मतलब करना भी होता है, तो हम इसको मेन वर्ब की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है, जिसके तौर पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, उसको भी देखेंगे। तो अगर हम इसको मेन वर्ब की तरह ट्रीट करें दोस्तों, तो डू का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो क्या होगा? डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होगा? डन। डू का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? डिड, और थर्ड फॉर्म क्या हो गया? डन। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको सेंटेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब या डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया मिलेगा, और डू, डिड और डन किसकी तरह यूज किया मिलेगा? मेन वर्ब की तरह। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, सी डिड माई होमवर्क, ये एक सेंटेंस जैसे मैंने दे दिया आपको। तो इस वाले सेंटेंस में आप देखिए ये जो सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये डिड का यूज किया गया। आप सभी लोग बताएं इसमें क्या है? ये डिड। तो दोस्तों ये डिड जो है आपका क्या है? मेन वर्ब की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो माई होमवर्क है ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब इस वाले सेंटेंस में आपने देखा क्या? ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सेंटेंस कौन सा है आपका? पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। क्या है आपका? पास्ट का इंडेफिनिट। अब मान लीजिए इस सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना है या इंटेरोगेटिव बनाना है, तो अब देखते हैं पास्ट का इंडेफिनिट जो है उसका हेल्पिंग वर्ब भी क्या होता है? डिड। जब आप निगेटिव बनाएं या जब आप उसका इंटेरोगेटिव बनाएं तब। तो जैसे इसका निगेटिव हमें बनाना है तो क्या लिखेंगे? सी जैसे लिख दिया, सी, और लिखा डिड नॉट। अब डिड नॉट के बाद में आप अगर देखेंगे तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो अब डिड का जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है? डू है। डिड का फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है आपका? डू। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? डू। सी डिड नॉट डू, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? माई और होमवर्क। तो ये जैसे आपको समझ में आया। अब इन दोनों सेंटेंसेस में अगर देखा जाए तो ये वाला जो डिड है वो क्या है? मेन वर्ब है, और ये वाला जो डिड है वो क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे ज़्यादा समस्या किस में होती है? जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो हमें कन्फ्यूजन ये रहता है कि कब हमको ये मेन वर्ब है, कब हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये समझा दिया, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जो प्राइमरी में हमने देखा है, प्राइमरी में एक हमारा सेक्शन बचा हुआ कौन सा? हैव वाला। तो जो हैव है उसमें भी हैज़, हैव और आपका क्या होता है? हैड। उसमें भी एक समस्या है कि वो जो आपका हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब की तरह, मतलब पोजीशन का जो मेन वर्ब होता है उसकी तरह भी वो काम करता है। तो उस चीज़ को भी हमें इसी तरीके से देखना पड़ेगा ताकि हमारे आगे जो सेशन में हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। हाँ, तो हमने क्या बताया आपका? हैव हमारा तीसरा सेक्शन है। इसमें क्या दिया गया है? हैज़ होता है हेल्पिंग वर्ब, हैव होता है,
और आपका हैड होता है। ये तीन आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्राइमरी की जो तीसरा जो है सेक्शन उसमें से। अब इसमें भी एक समस्या है कि जो हैज़ और हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब भी है और आपका मेन वर्ब भी है, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे कि हमने डू या डज में डिफ्रेंशिएट किया, वो चीज़ देखेंगे। देखिए सबसे पहले कोई हम दूसरी मेन वर्ब ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने प्ले ले लिया, इसका सेकेंड फॉर्म हमने क्या ले लिया होता है, प्लेड हो गया, और थर्ड फॉर्म हमने क्या लिया, प्लेड। उसी तरीके से हम पोजीशन के तौर पे अगर हम हैज़ को लेंगे या हैव को लेंगे तो इसके भी मेन वर्ब की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखिए, आप अगर हैज़ और हैव को ले लो, जैसे अगर हैज़ और हैव को एज आ हेल्पिंग वर्ब ट्रीट किया जाए तो इसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है, क्योंकि ये प्रेजेंट के परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। और अगर हम हैड को एज आ हेल्पिंग वर्ब लें तो इसके बाद भी वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है, और ये है आपका पास्ट का परफेक्ट। तो ये है पास्ट के परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, और ऊपर वाला जो है हैज और हैव वो प्रेजेंट के परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। अब हम देखेंगे जो आपका हैव है उसको हम मेन वर्ब की तरह अगर ट्रीट करें तो उसके भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म क्या दिया गया है, प्लेड। देखिए अच्छा एक बात और, प्ले का अगर हम लोग यस और ईएस वाला फॉर्म यूज करेंगे तो हम उसको क्या लिखते हैं, प्लेज। अब ये प्लेज यस और ईएस वाला फॉर्म ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। मान लीजिए हमारा जो मुख्य वर्ब है पोजीशन का वो हैव है, तो ये हो गया आपका क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसको प्ले के बराबर रखो, और हैव का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, हैड। उसके बाद में जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, हैड। अब उसके बाद में जैसे कि प्ले का यस और यस वाला फॉर्म प्लेज है, वैसे ही हैव का क्या होना चाहिए, हैव्स। ऐसा तो लेकिन होता नहीं इंग्लिश में, तो जहां हम लोग ने हैव्स का यूज किया है वो हैव्स नहीं, क्या होना चाहिए, हैज। इसीलिए हैज क्या होता है हमारा, सिंगुलर होता है। सिंगुलर मतलब यस और ईएस का टर्म होता है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम लोग हैज और हैव और हैड को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो जानकारी हम आपको बताते हैं, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी हमको, जैसे आप टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, और अगर आप क्वेश्चन टैग का एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से क्वेश्चन टैग बनाते समय हमको हेल्पिंग वर्ब ज़रूरत पड़ेगी, तब हमको ज़्यादा दिक्कत होगी। हम अगर देखिए क्वेश्चन टैग में क्या है, अगर हम मान लो क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब से बनता है, उस सेंटेंस में आपने अगर ये डिसाइड नहीं कर पाया कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो उस चीज़ का क्वेश्चन टैग कैसे बन सकता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप इस चीज़ को समझें। और अगर समझ गए, टाइम एंड टेंस में नहीं समझ पाए तो हेल्पिंग वर्ब नहीं निकाल पाए, और समझ भी गए और ये नहीं समझ पाया कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो भी बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए इसको हम सीखेंगे। चलो अब सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव अ पेन। इस वाले सेंटेंस में अगर आपसे कोई पूछता है कि हैव क्या है, तो दोस्तों ये जो हैव है यहाँ पर ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैंने अभी आपको बताया हैज और हैव के बाद में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। और सोचो अगर यहाँ पर सेंटेंस में इस जगह पर कहीं पर भी आपको कोई थर्ड फॉर्म नहीं नजर आ रहा, ये नाउन है और ये आपका क्या है, आर्टिकल है, तो इसका मतलब क्या, ये जो हैव है आपका, ये आपका मेन वर्ब की तरह पोजीशन की तरह ट्रीट कर रहा है इसको, और यहाँ पर कोई थर्ड फॉर्म है नहीं, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ, ये पोजीशन का मेन वर्ब हुआ। और जनरली हैव और हैज को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, रखने के सेंस में, जैसे मेरे पास, और या जैसे खाने के सेंस में भी यूज़ करते हैं, टेकिंग के सेंस में यूज़ करते हैं इसको, तो आई हैव अ पेन, इस तरीके से। और हम इसी सेंटेंस में एक एक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आई हैव और उसके बाद में लिखा जाए क्या, कंप्लीटेड माई वर्क। हमने एक ये सेंटेंस दे दिया आपको। तो इस वाले सेंटेंस में देखिए ये जो हैव है आपका, और यहाँ पर देखिए कंप्लीटेड कौन सा फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों इन दो सेंटेंसेस में आपसे अगर इसके लिए कोई पूछता है
तो ये आपका पोजीशन का मेन वर्ब और ये है का आपका ये हेल्पिंग वर्ब, मतलब ऑक्सिलरी है या हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा प्राइमरी में कौन सा हैव की कैटेगरी का, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया। दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए। अभी हम इसको और भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा डिस्कस करना है क्वेश्चन टैग के लिए और आपका कंडीशनल सेंटेंस के लिए, ठीक है। अभी आगे इसको और डिस्कस करेंगे। देखिए अब जैसे मान लीजिए हमने सिर्फ हैव वाले कैटेगरी को ले रहे हैं, इसमें हम किसके सेंस में, रखने के सेंस में, या जैसे मान लो खाना खाने के सेंस में हम यूज़ करते हैं क्या, ईटिंग यूज़ करते हैं वर्ब। तो ईटिंग वर्ब कहो अब आपको एग्जाम में ना मिले, ये प्रॉब्लम चलती है। ज़्यादातर टेकिंग का यूज़ करते हैं। हाँ टेकिंग, जैसे आप अपना लंच कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, आई एम ईटिंग माई लंच। चलो ठीक है मान लिया। अब ईटिंग वर्ड अगर नहीं मिला तो हम क्या यूज़ करते हैं, टेकिंग, आई एम टेकिंग माई लंच, ऐसा भी हो सकता है। कई बार आप जैसे जनरली आप देखते हैं क्या होता है, आई एम हैविंग माई लंच या आई एम हैविंग माई डिनर, ऐसा भी यूज़ करते हैं। तो ये बड़ी समस्या है। चलो मान लेते हैं हम एक सेंटेंस लिखते हैं। अब तीनों वर्ब को हम हैव हमने ले लिया, एक वर्ब हम ले लेते हैं क्या, ईट ले लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं क्या, टेक। हम तीनों को मान लो एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ईट का भी और टेक का भी और आपका हैव का भी यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा आई एम, अब जैसे मान लो ईटिंग, जैसे मैंने लिख दिया ईटिंग माई और लंच, इस तरह का मान लो एक सेंटेंस दिया, तो आप ये बोलेंगे ईटिंग यहाँ पर मेन वर्ब की तरह, मतलब प्रोग्रेसिव सेंटेंस है, तो मैंने लिख दिया। आप अगर ईटिंग की जगह पर दूसरा एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, टेकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, टेकिंग। आप इस सेंटेंस को ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, टेकिंग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या, हैव का अगर प्रोग्रेसिव देखा जाएगा तो क्या यूज़ कर सकते हैं, हैविंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही सेंटेंस को हम तीन तरीके से मान लो बोलते हैं, आई एम ईटिंग माई लंच, आई एम हैविंग माई लंच, या आई एम टेकिंग माई लंच। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ईट को और टेक को ना लेके हम सिर्फ किस पे चर्चा करेंगे, हैव पर चर्चा करेंगे। अब देखिए आपका ये सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस सेंटेंस है। मान लीजिए सेंटेंस का हिंदी क्या था, मैं अपना लंच कर रहा हूँ, तो हमने बोल दिया हम सिर्फ इस चीज़ को ले रहे हैं, आई एम हैविंग माई लंच। अब हम इसको अगर लें कि मैं अपना लंच कर चुका हूँ, तो फिर क्या लिखेंगे, कर चुका हूँ। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज़, और क्या होता है, हैव, और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, है ना। तो देखिए क्या लिखा गया, आई। अब आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैव। मैं अपना लंच कर चुका हूँ, प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट के परफेक्ट में अभी हमने आपको बताया था हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब होता है। चलो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। मान लीजिए अब हैज़ और हैव के बाद में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। तो थर्ड फॉर्म हम किसका लें, अगर हम ईट का थर्ड फॉर्म लेंगे तो क्या होगा, ईटन, और अगर हम टेक का थर्ड फॉर्म क्या लें, टेकन, और उसके बाद में हैव का थर्ड फॉर्म हमने अभी आपको बताया था इससे पहले वाली स्लाइड में, क्या, हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड। तो अब आई हैव अगर हम यहाँ पर क्या लिखें, ईटन, या क्या लिख सकते हैं, टेकन। जिस तरीके से आपने ईट का थर्ड फॉर्म लिखा ईटन और टेक का थर्ड फॉर्म लिखा टेकन, उसी तरीके से अगर आप खाने के सेंस में, हैविंग के सेंस में क्या हैव का यूज़ कर रहे हैं, तो हैव का भी आपको थर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा, क्या, हैड। तो इस वाले सेंटेंस में मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि ईटन हटा देते हैं और टेकन हटा देते हैं, और हमको लेना क्या, यहाँ पर लेंगे क्या, हैड, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, माई लंच, ये दिया जैसे। तो अब इस वाले सेंटेंस में अगर जैसे मान लो आपको ये सेंटेंस दिया जाए, तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें हैव भी दिया गया, हैड भी दिया गया, ये किस तरीके का सेंटेंस है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर आई के साथ जो हैव आया है ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैव, और हैव के बाद में अगर मेन वर्ब लेना है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लेंगे, थर्ड फॉर्म। हमने ईट और टेक नहीं लिया, हमने क्या लिया, हैव, और हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड। तो हमने क्या यूज़ किया,
हैड यूज़ कर लिया। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत हो, एक साथ में हैव और हैड दिया जाएगा तो हैव एक में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर ये क्या हुआ आपका मेन वर्ब। ये हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट। मान लीजिए अगर हम ये कहें कि मैं अपना लंच कर चुका हूँ, इसमें था कर चुका था मान लो, तो हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट। और पास्ट के परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है। और हैव का जो खाने के लिए यूज़ किया गया है वो उसका भी थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड। देखिए हम क्या लेंगे, आई ले लिया, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब मान लो पास्ट का परफेक्ट है, हैड ले लिया। अब हैड के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म भरना है, थर्ड फॉर्म भरना है। अब ईट का जो थर्ड फॉर्म अगर हमें लेना है तो क्या होगा, ईटन। टेक का थर्ड फॉर्म हमें लेना है तो क्या होगा, टेकन। और हैव का थर्ड फॉर्म लेना है तो क्या होगा आपका, हैड। तो हम यहाँ पर आई हैड और क्या लिखेंगे, हैड, उसके बाद में क्या लिखेंगे, माई लंच। अब ये समस्या है, देखिए ऐसा आपको अगर कोई सेंटेंस मिलता है, देखिए यहाँ पर आपका ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है आपका मेन वर्ब है। तो आपको हैड और हैड एक साथ कभी मिले तो आप कंफ्यूज मत होइए कि सर दो दो हैड एक साथ कैसे आ गए। फिर से समझ लो, एक हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट पास्ट के परफेक्ट का, और पास्ट के परफेक्ट में जो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है वो जैसे ईटन, टेकन और हैव का क्या, हैड, वो लिया गया है। अगर हैव के साथ आपको हैड मिल जाए, हैव के साथ अगर आपको क्या मिल जाए, हैड मिल जाए, तो भी कंफ्यूज मत होना कि सर हैव और हैड एक साथ कैसे आ गया। यहाँ पर हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इसके लिए थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड। तो हमने क्या लिया, हैड। आई हैव हैड माई लंच, तो ये भी हो गया आपका क्या। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये तो आपको जनरली यूज़ करते हैं आई एम ईटिंग या टेकिंग या हैविंग। तो दोस्तों ये जो सब था हमने आपको बताया है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि जैसे मान लो क्वेश्चन टैग दिया जाए या मान लो कंडीशनल सेंटेंस दिया जाए, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो हम लोग अब एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे दिया है ही हैज़ आ पेट, कॉमा लगाएं, और उसके बाद में ये हम देखिए वैसे तो हम लोग वर्ब देख रहे हैं, और अगर इसमें क्वेश्चन टैग का एक सेंटेंस इसलिए दिया गया ताकि उस चीज़ को यूटिलाइज कर सके जो हम आपको बताने वाले हैं या बता रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये काम कहाँ पर आएगा। जैसे मान लो ये सेंटेंस दिया ही हैज़ अ पेट, अगर इसका क्वेश्चन टैग, आपको क्वेश्चन टैग सभी लोग जानते होंगे, जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर आपको इसका क्वेश्चन टैग बताने को आए, तो जैसे मान लो आप जानते हैं हैज़ है, तो हमने क्या लिया, हैज़ ले लिया। सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया, और सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। तो जैसे मान लो ऑप्शन में ये दिया गया हैज़ेंट ही। उसके बाद में हम एक ऑप्शन दे देते हैं जैसे कि क्या, डजेंट, और उसके बाद में ही। उसके बाद में एक ऑप्शन दे देते हैं आपका डिडेंट, और उसके बाद में ही। उसके बाद में एक दे देते हैं क्या, इजेंट और ही। तो देखिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शंस में अगर कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी में होता है तो वो ये देखता है कि भाई यहाँ पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हैज़, ठीक है। हैज़ है तो हैज़ लेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव ले लेंगे, और उसको क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, और उसके बाद में उसका सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज़ेंट ही, जो कि दोस्त नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर पहचाना ही नहीं यहाँ पर जो हैज़ था वो हेल्पिंग वर्ब था या मेन वर्ब था। अभी इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम एक और सेंटेंस दे देते हैं आपको, तब आपको समझ में आएगा। जैसे हम इसी सेंटेंस को लिख दें क्या, ही हैज़ और डन माई वर्क। अब इस वाले सेंटेंस में आपको एक क्वेश्चन टैग अगर बनाना हो तो इस वाले सेंटेंस में देखिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और क्वेश्चन टैग किससे बनता है आपका, क्वेश्चन टैग बनता है आपका किससे, हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो इस वाले सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होगा वो आपका आंसर ये है क्या, हैज़ेंट ही। ये कहने का मतलब है क्योंकि इस सेंटेंस में हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है। और अब इस वाले सेंटेंस की बात करेंगे कि ये जो हैज़ दिया गया है यहाँ पर ये क्या है, आप बताइए क्या यहाँ पर कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है, नहीं दिया गया।
तो फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, पोजीशन के लिए एक मेन वर्ब हुई। अब मेन वर्ब पोजीशन के लिए हैज़ हमने आपको बताया था, अभी बताया था कि जो हैज़ होता है वो किसका, जैसे कि मैंने प्लेज का सेंस दिया था, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस वाला, इस सेंटेंस का हिंदी का मतलब है वह एक पेट रखता है या उसके पास है, रखता है, ता और ती है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, डू या डज, और ही के साथ क्या आता है, डज आता है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा आपका, डजेंट ही, ना कि आपका हैजेंट ही। तो दोस्तों हम लोग ने जो अभी आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको बताया है, उसका ये यूज़ है, और भी कई जगह पर इसका यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है। सेंटेंस में समझना ये पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब है या क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद तो हमने आपको प्राइमरी में कौन कौन सी वर्ब बताई थी, बी वर्ब बताई थी। बी वर्ब में क्या, इज, एम, आर, वाज, वर। उसके बाद में डू में क्या बताया, डू, डज और डिड, उसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद में हैज़, हैव और हैड, उसमें हेल्पिंग वर्ब और आपका मेन वर्ब का दोनों का डिफ्रेंशिएट किया। ये दोस्तों क्या हो गया, प्राइमरी का हमारा पूरा सेक्शन क्लियर हो गया। अब हम आपको मेन वर्ब के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेन वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। अभी तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब है, मुझे पता है कि सेकेंडरी वर्ब अभी बाकी है, लेकिन मेन वर्ब का सेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी आपका, अगर मेन वर्ब देखा जाए तो मेन वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया, उसके फॉर्म्स होते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी कभार ऐसा पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी एक वर्ब लिखा था क्या, प्ले, इसका सेकेंड फॉर्म क्या लिया था, प्लेड, और थर्ड फॉर्म क्या लिया था, प्लेड, ये जैसे दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में एक कोई दूसरी वर्ब ले लेते हैं, जैसे गो दे दिया गया, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो यहाँ पर देखिए एक जो मेन वर्ब है वो आपका किससे बन रहा है, ईडी वाले फॉर्म से बन रहा है, और दूसरा जो है गो, वेंट, गॉन हो रहा है। इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ईडी लगाते जाए, ये कोई एक अदर पैटर्न से बन रहा है, ये क्या है, एक अदर पैटर्न से बन रहा है। और जैसे एक बार मान लो ले लेते हैं क्या, लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, लर्न, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, लर्न। तो यहाँ पर देखेंगे आप टी वाले फॉर्म से भी बन रहा है। तो अब कन्फ्यूजन क्या है कि जो हमारा मेन वर्ब होता है उसकी जब हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को कंसीडर करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हम आपको थोड़ा सा जानकारी देने वाले हैं। तो जो हमारी मेन वर्ब है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, मेन वर्ब अगर देखा जाए दो तरीके की होती। पहली जो है आपका क्या है, रेगुलर। रेगुलर जो आपकी मेन वर्ब होती है उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जनरली का मतलब सामान्यतः या ज़्यादातर किससे बनता है, ईडी वाले फॉर्म से, या किससे बनेगा, टी वाले फॉर्म से बनेगा। तो जिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ईडी से या टी से बनता है वो रेगुलर होती हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या है, प्लेड, और थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, ये हो गया। अब जैसे दूसरा, इसमें एक वर्ब मैंने दिया क्या, लर्न, इसका सेकेंड फॉर्म किससे बन रहा है, टी से, और थर्ड फॉर्म भी किससे बन रहा है, टी से। समझ पा रहे हैं ना। तो ये भी क्या है आपका रेगुलर वर्ब है, ईडी वाला फॉर्म और आपका टी वाला फॉर्म, ये क्या है, रेगुलर में जाता है। उसके बाद में अगर हम किसमें ले लें, इरेगुलर वर्ब ले लें, क्या ले लें, इरेगुलर। इरेगुलर वर्ब में ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है कि ईडी वाला है या टी वाला है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ता है, हमें रटना पड़ता है, हमारी बुक्स में याद करना पड़ता है। दोस्तों याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग मेन वर्ब के क्या पढ़ लेंगे, सफिक्स, किस रेगुलर के सफिक्स होते हैं और इरेगुलर के सफिक्स नहीं होते हैं। तो कम से कम रेगुलर के तो पढ़ ही लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा दोस्तों ये रेगुलर है, और बाकी इरेगुलर जो होगा, जैसे कि आपके एग्जाम्पल दिया गया है आपको। एग्जाम्पल में क्या दिया, जैसे कि मान लो देखिए गो है, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, और आपका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन।
ये कौन सी वर्ब होगी आपकी, इरेगुलर वर्ब होगी। दूसरा देखेंगे, जैसे मान लीजिए कट का सेकेंड फॉर्म आप जानते हैं कट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है कट, बनता ही है, समझ पा रहे ना। तो यहां पर टी और ये टी, दोस्तों इस वाले टी से आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कट का जो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो है वो बदलता ही नहीं है। तो जो वर्ब अपने तीनों फॉर्म में वैसे ही रहती है, उस वर्ब को भी हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर बोलते हैं। और अदर पैटर्न से बदलती है तो भी क्या है, इरेगुलर है। लेकिन अगर ईडी और टी वाले फॉर्मेट में चेंज होती है तो वो वर्ब कौन सी होती है, आपकी रेगुलर वर्ब होती है। इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे और भी देख लीजिए, मान लो पुट दे दिया गया, सेकेंड फॉर्म क्या हो गया पुट, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो गया पुट, तो ये भी कौन सी आपकी इरेगुलर वर्ब है। अब जैसे देखेंगे नेक्स्ट, और भी देख लीजिए, जैसे कि हमने दे दिया क्या, होल्ड, होल्ड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है हेल्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है हेल्ड। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है आपका, तो ये भी आपकी इरेगुलर वर्ब है। तो दोस्तों रेगुलर को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईडी वाले फॉर्म या टी वाले फॉर्म, जो टी में परिवर्तन आ जाता है सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में। और अगर कोई भी पैटर्न नहीं बदलता, तीनों सेम रहते हैं, या अदर पैटर्न से बदलता है, जैसे ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, ये भी आपकी किस में जाएगी, इरेगुलर वर्ब में। तो दोस्तों ये जो मेन वर्ब का डिफरेंशिएट था, रेगुलर क्या है और इरेगुलर क्या। अब आप सोचते होंगे सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए जो चैप्टर चल रहा है उसमें कंफ्यूजिंग वर्ब पढ़ने को आएगा। तो कंफ्यूजिंग वर्ब में बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम आपको बताते हैं, इस चीज़ को हटा देते हैं, आप देखेंगे। जैसे देखिए एक वर्ब दे दिया गया है क्या, हैंग, हैंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है हंग, और थर्ड फॉर्म क्या होता है हंग। ठीक, एक वर्ब आपने और भी इसका सीरीज पढ़ा होगा, हैंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है हैंग्ड। अब इसमें परेशानी है, देखिए परेशानी क्या है, सेम वही एक मेन वर्ब है हैंग, जिसका सेकेंड फॉर्म हंग और हंग थर्ड फॉर्म होता है, और एक सीरीज जो है आपका ईडी वाले फॉर्म से बनता है। तो दोस्तों हमारे इंग्लिश में जो मेन वर्ब होती हैं वो कई बार एक ही मेन वर्ब दो दो सीरीज में चलती है, और इन दोनों का मतलब भी अलग होता है। देखिए जो हैंग का हंग और हंग है, इसका मतलब क्या होता है, लटकना या लटकाना, और ईडी वाले फॉर्म को हम फांसी देने के लिए, उस फांसी पे चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एक ही मेन वर्ब के दो सीरीज हैं, देखिए दो सीरीज दिए गए, एक किससे बन रहा है, ईडी से बन रहा है, तो ये क्या है रेगुलर, और एक अदर पैटर्न से बन रहा है, तो ये क्या है आपका इरेगुलर वर्ब है। तो आप समझ सकते हैं जब एक वर्ब के दो दो सीरीज हो सकते हैं तो अदर वर्ब में कितना कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए आपको ये हमने रेगुलर और इरेगुलर का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे पेयर जो हैं वो आपको कन्फ्यूजन, अभी और भी देख लो। पहले देखिए जैसे हमने दे दिया क्या, बाइंड, जैसे दिया, बाइंड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बाउंड, और थर्ड फॉर्म क्या है बाउंड। ये जो बाइंड है इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो गया बाउंड, और थर्ड फॉर्म क्या हो गया बाउंड। उसके बाद में अगर हम एक वर्ब और लेते हैं क्या बाउंड, और इसका सेकेंड फॉर्म अगर देखें क्या होगा बाउंडेड, और थर्ड फॉर्म क्या होगा बाउंडेड। तो आप देखिए बाइंड माने क्या होता है बांधना किसी भी चीज़ को, तो उसका जब सेकेंड फॉर्म होगा वो बाउंड होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है बाउंड होता है। ठीक, अब सेम उसी तरह का स्पेलिंग मैंने यहाँ पर लिया है बाउंड। आप सोच रहे होंगे यही उठा के लिख दिया, नहीं दोस्तों, ये जो वर्ब है हमारी इंग्लिश में अलग होती है, उसका सेकेंड फॉर्म क्या है, देखिए ध्यान से, बाउंडेड है, और थर्ड फॉर्म क्या है बाउंडेड है। तो ये वर्ब कौन सी होगी आपकी रेगुलर, और ये वाली वर्ब कौन सी होगी आपकी इरेगुलर। अब दोनों में अंतर भी है, बाइंड माने होता है बांधना, और जो बाउंड का मतलब है उसका मतलब होता है घेरना। ये समस्या है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बांधने की बात कर रहा है तो आप ऊपर वाला सीरीज लगाइए, और घेरने की बात कर रहा है बाउंड्री वाला, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे जिसका सेकेंड फॉर्म बाउंडेड और बाउंडेड होता है। और बांधने की बात कर रहा है तो बाउंड और बाउंड तक जाना चाहते हैं। हम इसी वाले सेंटेंस पर आपको मतलब जो वर्ब है उस पर एक सेंटेंस देते हैं, आप करके देखिए उसमें क्या दिक्कत है। तो हमने जो आपको रेगुलर और इरेगुलर का पढ़ाया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जो
दो दो सीरीज में चलती हैं जिसका हमें पता नहीं चलता है, ये कहने का मतलब है। और भी इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। तो दोस्तों देखिए, रेगुलर हो गया आपका और ये हो गया इरेगुलर। ईडी वाले फॉर्म से जो बनता है या टी वाले फॉर्म से जो बनता है वो क्या होता है, रेगुलर। अदर पैटर्न से बनता है वो क्या होता है, इरेगुलर। अब इसका तो एक ही क्वेश्चन हो गया, दो वर्ब का जो सीरीज वाला। एक और तरीका हो सकता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से ये पूछेगा कि कौन सा रेगुलर है और कौन सा इरेगुलर है। कई बार इवन और ओड में भी पूछ देगा। मान लो हम एक सेंटेंस देते हैं या ऑप्शंस में मान लो देते हैं, जैसे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन मान लो दे दिए। मैंने एक वर्ब यहाँ पर दे दिए जैसे गो, दूसरा दे दिया जैसे वॉक, तीसरा जैसे दे दिया आपका प्ले जैसे दे दिया, ये है। और उसके बाद में चौथा दे दिया क्या, हैंड दे दिया। अभी क्या प्रॉब्लम है, अगर आपसे पूछा जाए तो इनमें से देखिए डिफरेंट जो वर्ब है वो कौन सी होगी। डिफरेंट का मतलब क्या है, जैसे गो, देखो गो का फॉर्म अगर चेंज करते हैं तो वेंट और गॉन में होता है। वॉक जो है वो किस में बदलता है, ईडी वाले फॉर्म में बदलता है। उसके बाद में प्ले का अगर फॉर्म देखेंगे तो प्लेड और प्लेड होता है। और हैंड का भी क्या, हैंडेड और हैंडेड होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन 4 ऑप्शन में मान लो, आप देखते हैं कभी कभार हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग में, आप लोग पढ़ते हैं सम और विषम पद चुनिए। इंग्लिश के भी क्वेश्चन इससे कभी कभार पूछते हैं कि अगर 4 ऑप्शन में वर्ड दिए गए हैं, लोग लॉजिक लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि शायद प्रोनाउंसिएशन का लॉजिक हो सकता है, उच्चारण का। स्पेलिंग में जैसे देखा जाए इसमें 4 लेटर, इसमें 4 लेटर, इसमें 4 लेटर, ये क्या है 2 लेटर वाला है, तो लोग समझेंगे नहीं, आपका आंसर तो सही हो जाएगा, लॉजिक गलत हो जाएगा। ये जो गो है इसका सेकेंड फॉर्म वेंट और गॉन होता है, तो ये क्या हो गया आपका इरेगुलर वर्ब हो गया। जबकि इनमें से 3 जो वर्ब हैं वो कौन सी हैं आपकी, रेगुलर है। तो आंसर आपका क्या हो गया, गो। ऐसा भी हो सकता है। अब अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सर आप इसमें ईडी वाले फॉर्म और टी वाले फॉर्म में ऐसा दे दीजिए कि वाक को, जैसे गो को वेंट लिखो, वाक को ईडी वाले फॉर्म में लिखो, और प्ले को ईडी वाले फॉर्म में लिखो, और हैंड को ईडी वाले फॉर्म में। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है, कंपटीशन बढ़ गया है कि आपको ईडी वाले फॉर्म और टी वाले फॉर्म में दे के दिया जाए। आपको चारों ऑप्शन में क्या करेगा, चारों के 4 ऑप्शन में क्या करेगा, फर्स्ट फॉर्म देगा। अब उसके बाद में इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ एनी मेन वर्ब। ये कहने का मतलब है आपकी जिम्मेदारी है कि उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, समझ पा रहे हो ना, ये जानना आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंसेस में भी क्वेश्चन आते हैं, तो उनको फॉर्मेट में भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखो ज़रूरी क्या है, फाइनाइट वर्ब चल रहा है। फाइनाइट वर्ब में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और आपका ऑक्सिलरी में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, प्राइमरी तक पहुँच गए। कहाँ पर पहुँच गए, प्राइमरी तक। अब प्राइमरी के बाद में क्या होगा, सेकेंडरी वर्ब जो होगी। तो सेकेंडरी वर्ब में 13 जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो दोस्तों जैसे हमने आपको बताया, हमने ऑक्सिलरी वर्ब प्राइमरी बता दी आपको, डू, बी की और उसके बाद में हैव की। अब हम लोग जो सेकेंडरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने वाले हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश गुरु आदित्य धनराज माई ई गुरु चैनल पर हूँ। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ आदित्य सर भी अब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।